रीट में टॉपर्स देकर छाया परिष्कार। एक नहीं दो नहीं बहुत सारी सफलताएं देकर परिष्कार ने बनाया अपना रिकॉर्ड। तो कैसे हासिल की सफलता हमारे इस टॉपर ने, जानते हैं इसकी जुबानी। परिष्कार वर्ड के मित्रों, आज एक बहुत प्यारी अच्छी सुघटना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। परिष्कार वर्ड के ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े हुए श्री दामोदर पारीक, उन्होंने आप सोचिए लाखों लड़कों में सेकंड रैंक लिया है। रीट में, रीट लेवल फर्स्ट में सेकंड रैंक, 150 में से 146 नंबर। वाह! केवल 4 प्रश्न गलत हुए उनके, बताइए। 150 प्रश्नों में से 146 प्रश्न उनके सही हुए। वो परिष्कार वर्ड के ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े रहे। आज हम उनसे बात करते हैं। उनकी बातचीत हमारे उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनके अच्छे अंक नहीं आए। वे तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्वालिटी से जुड़ना कैसे चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और खासतौर से टेस्टों से अपने को मजबूत कैसे करना चाहिए, इस बात को सीखें और आगे की परीक्षाओं में वे सफलता प्राप्त करें। और जिन लोगों ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लिए हैं, वे उत्साहित हों और अपने कैरियर को यहाँ नहीं ठहरने दें, क्योंकि इतना अच्छा स्कोर लेने के बाद पता लगता है कि बंदे का मेटल क्या है। और वो मेटल केवल रीट तक नहीं रुक सकता। रीट तो एक मंच है जिसके माध्यम से साबित किया है कि मेरे में दम क्या है और वो दम आगे के कैरियर में कैसे हम ले जाएं। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये कार्यक्रम प्रस्तुत है। मित्रों, मैं स्वागत करता हूं। स्वागत है भाई दामोदर, बहुत आपका परिष्कार वर्ड में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कैसा फील कर रहे हो? 150 में से 146 कैसा? सर बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने सोचा नहीं था कि भाई 146 नंबर में प्राप्त कर सकूंगा। अच्छा, लेकिन 140-42 की उम्मीद जरूर थी। 140, 40-42 की तो थी, लेकिन 146 की नहीं थी। अच्छा, उम्मीद नहीं थी। अच्छा, बताओ ये करिश्मा हुआ कैसे हुआ ये करिश्मा? सर ये करिश्मा तो सबसे पहले तो मैं अपने इष्ट देव बालाजी महाराज को याद करना चाहता हूँ। उनकी असीम कृपा मेरे ऊपर रही है। बहुत अच्छा, बिल्कुल। और उसके बाद मैं अपने माता पिता और दादा दादी, नाना नानी, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। बहुत अच्छा दामोदर। देखो, एक कृतज्ञता का भाव है। ईश्वर को याद किया दामोदर ने, और उसके बाद में जो जनक जननी है और जनक जननी के भी जनक जननी और उनको याद किया। सर सबसे बड़ी बात है भाई, साथ रहने वाले जो लोग हैं उनका अच्छा साथ होना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे साथ जो अभी स्टाफ है, जो मेरे यहाँ मैं रहता हूँ वहां पर रहते हैं, चाहे स्कूल में हो चाहे मैं कॉलेज में पढ़ा, वहाँ के दोस्त हो, बहुत अच्छा। उन्होंने मेरे को हमेशा प्रोत्साहित किया है पढ़ाई के प्रति। शाबाश। देखो, उनको याद किया। देखो दर्शक मित्रों, मैं अभी बता दूं कि ये रीडमल सर गांव है जोधपुर में, बापिनी में। वहां से बातचीत हो रही हमारी। मैं तो परिष्कार के स्टूडियो में बैठा हुआ हूं और अभी ये जूम के माध्यम से दामोदर पारीक कर रहे हैं, रीडमल सर से बात कर रहे हैं। और इस समय देखो ये अपने साथियों को और उनको याद कर रहे हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। हम लोग फिर ये करिश्मा और कैसे हुआ। सर उन्होंने हमेशा मेरे को प्रोत्साहित किया है, भाई दामोदर तू पढ़ाई में ठीक है, तू मतलब राजस्थान टॉप कर सकता है, या राजस्थान टॉप 10 में आ सकता है। शाबाश। हाँ। तो मैंने इस बात को मतलब ऐसा ही सोच लिया, भाई टॉप 10 में आना कोई मतलब कठिन बात है, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं। ठीक है। मतलब सर राजस्थान बहुत बड़ा है। बच्चे होशियार कहाँ के होते हैं वो पता नहीं होता है सबको। बिल्कुल सही है। भाई जयपुर है, सीकर है, शेखावटी क्षेत्र है, मतलब बहुत बड़ा राजस्थान है, तो पता नहीं होता है भाई होशियार बच्चे कितने हैं, कौन सी कोचिंगों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही। मैं अपना भाई अध्ययन लगातार करता रहता हूँ। भाई मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को अपना बेस्ट प्रदर्शन देना है। बिल्कुल सही। औरों को हराने की अपेक्षा खुद को जीतना सीखो। शाबाश, खुद को जीतना। वाह, क्या बात कही। औरों को हराने के बजाय खुद को जीतना सीखो। बिल्कुल। तो मतलब वो और लोग अपने आप हार जाएंगे, खुद को अगर आप जीत सकोगे तो। शाबाश, ये बहुत ही प्यारी बात कही है। और सर एक जो खास बात है वो कंटिन्यूटी। यस, बिल्कुल लगातार पढ़ते रहना। मतलब पढ़ाई में हमेशा नियमितता होनी चाहिए सर। 2 घंटे 3 घंटे चाहे 4 घंटे कितने घंटे पढ़ो, नियमितता हमेशा होनी चाहिए। बहुत नियमितता होनी चाहिए। मेरी नियमितता ऐसी है कि मैं 10वीं क्लास से या 8वीं 9वीं क्लास से लगातार
हमेशा पढ़ाई से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब पढ़ाई कभी छोड़ी नहीं। और वहीं से मेरे अच्छे प्रतिशत हमेशा हर कक्षा में, हर कंपटीशन में बनते रहते हैं। शाबाश। देखो दामोदर जो है नोखा के हैं, बीकानेर से, लेकिन अभी जोधपुर में ये सर्विस कर रहे हैं और स्कूल में एक एलडीसी के पद को तो इन्होंने प्राप्त कर ही लिया, और अब ये रीट लेवल फर्स्ट में 150 में से 146 नंबर लेके आए। अच्छा दामोदर बताओ, परिष्कार ऑनलाइन कार्यक्रम से कैसे जुड़े आप? ऑनलाइन कार्यक्रम से सर, सबसे पहले मैंने जब रीट की तैयारी शुरू की थी, हाँ। मतलब 2018 में मैंने रीट की तैयारी की थी, वो 18 वाली भर्ती में, तो उस समय मैं बीएसटीसी अपेयरिंग में था। ठीक। तो मेरे नंबर उस समय अच्छे आए थे, 146 नंबर आए थे 150 में से। उस समय मैं भर्ती में शामिल नहीं हुआ क्योंकि अपेयरिंग थी और शामिल किया नहीं सरकार ने। उसके बाद जब एलडीसी की तैयारी की थी ना मैंने, भाई रीट से मैंने चूक गया, तो मैंने सोचा भाई ये अपनी भर्ती अपने लायक भर्ती नहीं थी, मैं अपेयरिंग में था, भर्ती अपने लायक नहीं थी। ठीक है। उसके बाद जब एलडीसी की तैयारी की थी, तब मेरे को ज्यादा टाइम नहीं मिला एलडीसी की भर्ती के लिए, तुरंत ही फार्म भराए, परीक्षा करवा दी। तब यूट्यूब पर जो क्लासेस चलती थी उस समय, भाई एलडीसी में हिंदी का वेटेज बहुत रहता है, रहता है, हिंदी और इंग्लिश का। तो इंग्लिश मैंने सोचा इंग्लिश तो अपने आप पढ़ लेंगे, हिंदी थोड़ी क्लास ले लेते हैं क्योंकि इसमें पर्सन थोड़े कंफ्यूजन वाले होते हैं। भाई एग्जामिनर इसमें आप कहते हैं गूगल ही खेलता है। अच्छा। मैंने आपसे जो एलडीसी वाले वो कई वीडियो थे हिंदी के, वो देखे थे, और सेकंड ग्रेड के कई आपने वीडियो अपलोड किए थे ग्रामर के, वो मैंने देखे थे। अच्छा। तो उस समय प्रश्न जो देखे थे ना भाई, आप प्रश्नों के माध्यम से पूरा हल करवाते थे, कोई टॉपिक को उसमें प्रश्न, कोई टॉपिक करवा दिया उसके बाद प्रश्न करवा दिए। ठीक। वो मैंने देखे थे, तो उसमें मतलब ऐसे लगता था कि ऐसे प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक ठीक। मतलब एग्जामिनर राघव सर जैसे ही कोई एग्जामिनर होगा। ठीक ठीक। ऐसे मैंने सोचा, तो उसमें तैयारी की, तो उसमें हिंदी का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। हिंदी में अच्छे मार्क्स आए एलडीसी वाले में? एलडीसी में सर सारे प्रश्न राइट थे। ओ, सारे प्रश्न राइट। सारे प्रश्न, वो कोई बोर्ड ने 2-3 डिलीट किए थे, बाकी मेरे प्रश्न सारे राइट थे। आपके प्रश्न राइट थे। अच्छा। सारे राइट थे। इंग्लिश में थोड़ा सर में थोड़ा वीक, थोड़ा प्रश्न कम राइट हुए थे, बाकी इंग्लिश में, हिंदी में ज्यादा प्रश्न राइट हुए थे, पूरे ही प्रश्न राइट है। ठीक। तो उसने बहुत योग दिया आपका, उसने हिंदी में तो योग दिया था सर, मतलब आपसे कई वीडियो लेक्चर वो हिंदी के देख के गया था, उसमें कई प्रश्न तो हूबहू सीधे पड़ गए एग्जाम में। हाँ। सीधे पड़ गए, तो वो वहां पर मदद हो गई, मतलब उसमें अच्छे नंबर आए थे, तो एलडीसी में सिलेक्शन हो गया थोड़ा। ठीक। उसके बाद सर थोड़ी हिंदी तो पढ़ाई, मैंने सोचा भाई हिंदी तो अब कर लेंगे, भाई राघव सर से थोड़ा कोर्स कर लिया है, उसके बाद कर लेंगे हिंदी तो। ठीक। अब रीट में सीधी हिंदी याद है, रीट में हिंदी है भाई 30 नंबर की, उसमें 15 नंबर की ग्रामर है। तो मैंने सोचा भाई अलग अलग किताबें पढ़ने की अपेक्षा राघव सर की कोई हिंदी की जो रीट बुलेट रेयर, वो डोज वाली क्लास है, वो ले लेते हैं। वो क्लास ली, हिंदी में और कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा। मतलब एक टॉपिक लिया और एक टॉपिक में आपने जो प्रश्न करा दिए वो कर लिए, उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं हो रहा अतिरिक्त कोई चीज। अच्छा, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी? और जरूरत ही नहीं पड़ी सर, आपने जो वो प्रश्न करा दिए जो एग्जाम में आते हैं। अब 30 में से रीट में 30 में से कितने प्रश्न सही हुए? हिंदी में सर 28% सही हुए। 28 प्रश्न, क्या बात है। 30 में से 28 हुए। वो सर कोई 2% कंफ्यूजन में थोड़े गलत हो गए। कंफ्यूजन में गलत हो गए। अच्छा, गलत हो गए। अच्छा, दूसरी जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी? ये संस्कृत की वो परिष्कार की जो मैडम है, नमिता शर्मा मैडम है। नमिता मैडम, हाँ। उन्होंने मतलब मैटर, जो अलग अलग किताबों में मैटर मिलता है भाई, कोई कहता है कि नवी की किताब पढ़ो, कोई कहता है सिकवाड़ की पढ़ो, और कोई कहे वो पढ़ो, और मतलब अलग अलग किताबें पढ़ने की अपेक्षा एक परिष्कार के प्लेटफॉर्म पर पढ़ लिया ना वो नमिता शर्मा मैडम से, उसके संस्कृत क्लियर है। अच्छा, उसको संस्कृत आपकी वो क्लियर हो गई। हाँ, तो मतलब अलग अलग टॉपिक मैडम जो सर वो 5-7 दिन में जो रीट बुलेट चली थी उसमें संस्कृत का कोर्स कर लिया, उससे ही बहुत फायदा हो गया। बहुत फायदा हो गया यार उसमें। आपको देखो रीट बुलेट जो है उसको आपने बहुत याद किया, उसमें क्या दम क्या था उस रीट बुलेट में? आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चे से मैं जानना चाहता हूं कि परिष्कार की ओर से जो रीट बुलेट और रीट बूस्टर चलाया गया, उन प्रश्नों में क्या दम था? प्रश्नों में दम सर, मेन बात तो ये है कि भाई एक जो पढ़ाई करने वाला वो कंपटीशन का जो बच्चा होता है, उसको मेन मुख्य जरूरत ये होती है कि जो एग्जाम में आएगा ना उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। राइट। भाई ये कोई पढ़ा कुछ भी रहा है, भाई व्याख्या करा रहा है, एग्जाम में पर्सन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, उसका अभ्यास नहीं करवा रहा है, तो वो कोई सार्थक नहीं है। राइट। आपने जो भाई बूस्टर डोज चलाई थी या बुलेट चलाया था, तो उसमें आपने ऑब्जेक्टिव पर काफी जोर दिया था। भाई ऑब्जेक्टिव कैसे हल करना चाहिए, भाई एक पर्सन यदि आपको नहीं आ रहा है तो
आप ऑप्शन एलिमिनेट करके देख सकते हो। शाबाश शाबाश, ये वाली बात जो आपने पकड़ी किया, एलिमिनेशन, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो फिर ये सही होगा। हाँ, तो ये तो मतलब 3 गलत निकाल दिए तो आपने चौथा ऑटोमेटिक अपने आप उत्तर हो गया। ये सब तरीका मतलब कंपटीशन में बहुत मदद करता है, बहुत ही मदद, बहुत मदद करता है। अच्छा, आपने हाँ बोलो। मतलब जो बताया था वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, ऐसा नहीं भाई कोई टॉपिक वो एग्जाम में है ही नहीं, वो बता दिया यार अपनी वो प्रसिद्धि दिलाने के लिए कोई दूसरा हार्ड टॉपिक लेके आए, ऐसा कुछ नहीं था। यस, ये भी आप जानते हो, लोग ऐसा काम करते हैं, ऐसा काम हाँ, तो ऐसा करते हैं भाई, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हार्ड दो, बच्चे सोचेंगे भाई हाँ यार ये कोचिंग वाला अच्छा है अब वो ऐसे देने का सर कोई मतलब नहीं होता। नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। परीक्षा को ध्यान में, टारगेट को ध्यान में रख करके ही बच्चों के हाँ साथ। सर, रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट के अकॉर्डिंग, भाई सेकंड ग्रेड की तैयारी तो सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग। या बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। नहीं रीट में पढ़ा रहे और फर्स्ट ग्रेड वाला मैटर लेके आए तो आ गए तो वो हो गई, भाई बच्चे के हित में वो बात नहीं है, बाकी अपनी प्रसिद्धि भले ही वो कोचिंग की। अच्छा बताओ, बच्चे शिक्षा मनोविज्ञान का क्या किया? शिक्षा मनोविज्ञान की यहाँ से कैसे कैसे कोर्स कैसा था, मतलब उसका टेस्ट सीरीज वगैरह क्या था, कैसे फायदा हुआ? शिक्षा मनोविज्ञान में सर वो डॉक्टर मोहित सर पढ़ाते थे, उनके वो सर मैंने पहले किया है भाई, अभी जो रीट बुलेट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए थे ना, उससे पहले मैंने सोचा भाई परिष्कार के कई वो एक्सप्लेन किए हुए कई वीडियो, मतलब अधिगम वाला टॉपिक है जो एक्सप्लेन किया हुआ है, हाँ, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा ऑब्जेक्टिव करेंगे तो थोड़ा फायदा रहेगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पहले मतलब सर सीधे ऑब्जेक्टिव करेंगे तो भाई वो कोई व्याख्या करेगा तो वो अपनी समझ नहीं आएगी। क्या बात है, क्या बात है, यही देखो, एक इंटेलिजेंट बच्चे की स्ट्रेटेजी है कि पहले बेसिक को पढ़ लो, फिर बाद में प्रश्नों से टकराओ। मतलब प्रश्न सर अपने आप हो जाएंगे भाई, आपने एक्सप्लेन सही अच्छे तरीके से समझ लिया है तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। वो मैंने तो एक्सप्लेन किए हुए तो वो वीडियो थे, वो भाई मोहित शर्मा के भी थे, और वो सर दूसरी एक मैडम और एक और थी, वो उनका नाम मैं थोड़ा याद नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरी मैडम एक और थी वो मनोविज्ञान की, जो शिक्षण विधियों की भी थी, शिक्षण विधियों की वो मैडम पालीवाल भी थी, शिखा पालीवाल मैडम भी थी, शिखा पालीवाल मैडम थी, यस। उनके भी मनोविज्ञान के मतलब मूल्यांकन के वो कई शिक्षा शास्त्र के वीडियो थे। और ममता शर्मा भी होंगी, ममता शर्मा के भी थे, राइट। हाँ सर, उन्होंने उनके सारे वीडियो एक्सप्लेन वाले वीडियो देख लिए, उसके बाद वो ये बुलेट वाले क्वेश्चन किए थे तो अपने आप सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। तो उसमें 35 में से कितने शिक्षा मनोविज्ञान में कितने सही किए? शिक्षा मनोविज्ञान सर 29 सही किए। और संस्कृत में? संस्कृत में सर 30 आउट ऑफ 30। क्या बात है, क्या बात है, तो भाई 4 ही प्रश्न तो गलत किए आपने। तो 2 तो आपके हिंदी में हो गए, और एक शिक्षा मनोविज्ञान हुआ, 3 हो गए, और बाकी एक गणित में हो गया, ऐसे करके। अच्छा, गणित की तैयारी कैसे हुई, गणित और पर्यावरण के अध्ययन की? गणित की सर वो धर्मेंद्र सर पढ़ाते थे सर गणित। हाँ बिल्कुल। उनके मतलब सीधा मतलब प्रश्न भाई परीक्षा में सोल्व कैसे करना है वही तरीका बताते। यस भाई ऐसा नहीं मानना कि जो 10वीं में करते थे, मानना कि एक सर, मानना कि भाई ऐसे सीधा मतलब तरीका है, ऐसा प्रश्न आएगा इसको एग्जाम में आपको ऐसे ही हल करना है। यस यस। वो तरीका अलग सारे टॉपिक में सीख लिया तो उसके बाद जो सारे टॉपिक आए थे, प्रश्न आए तो वो आसानी से सोल्व हो गए। वो आसानी से सोल्व हो गए, आसानी। या और साइंस के और दूसरे वो तो सामान्य थे, कोई खास बात नहीं। नॉर्मल साइंस वाले वो सर पहले से ही बेसिक पढ़ा हुआ था तो वो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं हुई। अच्छा, एक बात बताओ आप दामोदर, बहुत सीधी स्पष्ट बात है, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जिसने लाखों में आप देखिए कैसे सेकंड पोजीशन ली है। सेकंड पोजीशन लेना कोई मजाक की बात नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि परिष्कार में वो क्या क्वालिटी देखी, और आप तो यूट्यूब पे तो औरों को भी देखी होगी, लेकिन परिष्कार खूब यूट्यूब पे तो भरा ही पड़ा है, लेकिन परिष्कार में वो क्या क्वालिटी देखी आपने? वही से सर पहले बात तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो परिष्कार की ये है कि जो अन्य कोचिंगों में नहीं है, मतलब पीपीटी से जो पढ़ाते हो ना, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उससे पढ़ाते हो ना। क्या बात है मतलब 2 मीटर 1 घंटे में बताना चाहिए, मतलब कई कोचिंग वाले बोर्ड पर लिखते हैं तो वो 1 घंटे में बताते हैं, वो मीटर 10 मिनट में क्लियर हो जाता है। क्या बात है। मतलब बोर्ड पर लिखाते हैं, उस समय बातें करते हैं, उसकी अपेक्षा पीपीटी से जो मीटर है वो पहले स्लाइड बनी हुई है उसकी, बिल्कुल वो सीधा बताना है, समझाना है बच्चों को, कोई बात समझानी है, बाकी बतानी है। राइट। वो मतलब 1 घंटे वाली बात सीधी 10 या 15 मिनट में क्लियर हो सकती है। शाबाश, कम समय में ज्यादा मैटर उसके साथ, और क्लियरिटी राइट। क्लियरिटी तो मतलब कोई लिखते हैं तो लिखने में कोई भूल ही हो जाती है। हो जाती है। पीपीटी में 2 बार मतलब एक तो उस समय स्लाइड बनाई, उस समय चेक हो गया यार, एक
जब वो टीचर पढ़ा रहे तो उस समय एक बार और चेक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात। तो गलती होने की गुंजाइश नहीं है। ये बहुत इंटेलिजेंट एक्सप्लेनेशन है आपका। मैं दामोदर, मैं आपकी इस बात के लिए तारीफ करता हूँ कि आपने उस चीज को पकड़ा कि एक होशियार बच्चा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। हाँ, वो सर एक मिनट बहुत कीमती है। वो कम समय में ज्यादा मैटर को अच्छी क्लियरिटी के साथ करना चाहता है, और उसी के लिए हम लोग पीपीटी लेकर के आए थे। पहले पीपीटी का हमारा बहुत विरोध किया था कई लोगों ने कि ये पीपीटी क्या है, लेकिन आज मालूम पड़ रहा है कि यस, पीपीटी को हमारा सेकंड रैंकर बच्चा जो है अप्रिशिएट कर रहा है कि परिष्कार की पीपीटी में वो जादू था कि वो इतना अच्छी क्वालिटी को ला सके। चलो, एक तो ये पीपीटी वाली बात बताई, और बात बताओ। एक बात, एक सर, एक और महत्वपूर्ण बात इससे भाई, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, मतलब जो मैटर, भाई मैंने पहले बताया था कि भाई मैटर अलग अलग, भाई कई कोचिंग वाले थोड़े बता देते हैं, कई कहते हैं कि थोड़े किताब से पढ़ लेना, कोई वहां से पढ़ लेना, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी एक मैटर पूरा, मतलब जो टॉपिक लेके आ गए उसके बारे में सारा टॉपिक क्लियर है। वो क्या बात है, इससे बचने वाला कुछ नहीं है भाई। कोई संधि टॉपिक लेके आ गए तो संधि टॉपिक क्लियर है, उसके बाद कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो है आपने इस बात को समझा। इसका मतलब है कि उसमें बेसिक परीक्षा के लायक सब कुछ है। हाँ सर, 0 से शिखर तक है, 0 से शिखर तक पहुंचाने वाला वो मैटर है। वो मैटर है उसमें, परिष्कार के उस कोर्स में। वो आपने महसूस किया लेक्चर्स में भी? ये मैंने महसूस किया सर, वो मैं साझा कर रहा हूँ। वो साझा करना चाह रहे हैं आप। अच्छा, तीसरी बात बताओ कि वो जो टेस्ट सीरीज तैयार की, हाँ सर, आपने बात की, लेकिन टेस्ट सीरीज की क्वालिटी क्या थी? टेस्ट तो सभी लोग चलाते रहते हैं, लेकिन तो टेस्ट तो सर, हाँ चलो 30% ऐसे ही दे देते हैं भाई। ये 30% आज ये दे दिए, कल इस टॉपिक के दे दिए। वो मतलब कोई एग्जाम की दृष्टि से नहीं है भाई, इस टॉपिक से ये प्रश्न आएंगे, ये प्रश्न आएंगे, वैसे नहीं बनाते हैं। बाकी फॉर्मेलिटी करनी, कहीं फॉर्मेलिटी कर देते हैं। बाकी आपने जो वो सुपर डोज वाले, वो मतलब बूस्टर डोज वाले कई टेस्ट सीरीज चलाई थी आपने, हाँ। उसमें मैंने मतलब रोजाना एक, आज संस्कृत का हो गया, कल इंग्लिश का, मतलब कल मनोविज्ञान का हो गया, ऐसे अलग अलग होता था। हाँ बिल्कुल। तो 30% वो जैसे परीक्षा में मतलब करते थे, तो उस समय ऐसा अनुभव होता था कि भाई ये रीट का पेपर ही हल कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। इससे अलग रीट का पेपर नहीं होगा। इससे रीट का पेपर नहीं होगा। रीट का पेपर इससे मतलब नीचे लेवल का आएगा, इससे ऊपर आने वाला नहीं है। इससे ऊपर आने वाला। इसका मतलब हमारे हर टीचर ने हर प्रश्न को बहुत ध्यान से तैयार किया। बहुत ध्यान से तैयार किया है। उसका सर अगले दिन जो एक्सप्लेनेशन आता था ना, हाँ, वो मतलब बहुत अच्छी तरह से किया भाई। कोई मेरे को 3% नहीं आते थे, तो अगले दिन मैंने वो वीडियो देख लिया, वो 3% कर लिए। उस 3 के साथ साथ और 10-12% और क्लियर हो गए, वो एक्सप्लेन होती थी और अलग पर्सन हल हो जाते थे। अच्छा दामोदर, क्या ये महसूस किया कि हम लोग ये कोशिश करते थे कि एक क्वेश्चन जो है, देखो समय बच्चों का बहुत कीमती है और एक एक क्वेश्चन कीमती है, 30 ही प्रश्न, पाठ्यक्रम इतना बड़ा, तो हम लोग ये सोचते थे कि एक प्रश्न के चारों विकल्प में से बच्चे को अनेक चीजें समझाने का उसमें मैटर होना चाहिए। क्या ऐसा महसूस किया? ऐसा महसूस किया सर भाई। मान लो कोई उदाहरण, मैं इसके बारे में अगर उदाहरण दूं तो भाई मनोविज्ञान का कोई उदाहरण ले लेते हैं हम। हाँ। भाई कोई हमें सिद्धांत के बारे में कोई प्रश्न पूछा है, भाई ये सिद्धांत भाई किस मनोविज्ञान ने दिया है, या इसमें क्या मतलब उसने बात प्रस्तुत की है। हाँ। तो 4 नीचे अलग अलग सिद्धांत ऑप्शन में दे दिए। बिल्कुल। उसके बाद एक तो जो वो उत्तर है वो बता दिया भाई इसका उत्तर ये है। बिल्कुल। उसके बाद जो 3 अन्य सिद्धांत दिए हुए उनका भाई विश्लेषण करना है। भाई ये सिद्धांत इसने दिया और इसमें ये बात है, ये बात है, ये सिद्धांत इसने दिया और इसमें ये बात है। तो वो 3 सिद्धांत जो अन्य थे वो क्लियर हो गए, और जो प्रश्न में था वो और क्लियर हो गए। एक प्रश्न के साथ साथ वो 4 वो जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो क्लियर हो गए। और सिर्फ ऐसे नहीं भी, ऑप्शन भी कोई इधर उधर से लेके आ गए, जो मतलब ऑप्शन भी महत्वपूर्ण होने चाहिए वो ऑप्शन दिए गए थे। यस यस, देखो मैं एक 150 में से 146 नंबर लेने वाले सेकंड रैंकर दामोदर पारीक से बात कर रहा हूं। देखो मित्रों, आप लोग देखिए कैसे कोई इतनी हाईएस्ट रैंक लाता है। 150 में से 4 प्रश्न तो परीक्षा के प्रेशर से ही गलत हो जाते हैं, आते हुए भी गलत हो जाते हैं। ये इसलिए ये कोई 146 नहीं, 146 को आप 150 ही मानिए। 150 में से 150 लेने के माध्य है, ये तो 4 प्रश्न तो हो जाते हैं प्रेशर में। मैं दामोदर इसमें थोड़ा सा एक बात ये और करना चाहता हूं मैं कि वो जो प्रश्न जो आप लोग हल करते थे, तो उससे आगे परीक्षा देने में क्या मदद मिली? जब उस टेस्ट सीरीज से आप गुजर गए
तो परीक्षा देने में कितना समय लगा और क्या उसका सही करने में क्या रहा? सर जो भाई पेपर देते थे तो उस समय आपने भाई हर पेपर के लिए 30% देर 30 मिनट निर्धारित किए थे। या वो मिनट भी, टाइम प्रेशर भी दिया था आप लोगों को? हाँ, टाइम प्रेशर दिया था भाई, मतलब कोई थोड़े टफ परसेंट डालेंगे तो इन पर भाई बच्चों को पता चलेगा भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए परीक्षा में। शाबाश, टाइम मैनेजमेंट की बात भी थी उसमें, या टाइम उस हिसाब से हम भाई पता चल जाता था भाई इस लेवल के पर्सन आएंगे तो इतना टाइम लगेगा, और थोड़े इजी आएंगे तो टाइम कम लगेगा, या टफ आएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। वो सर सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा में भाई, टाइम मैनेजमेंट होना भाई आना चाहिए। अच्छा बताओ, परीक्षा में देखो प्रश्न को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रश्न को पढ़ने में गलती हो गई तो फिर आंसर भी गलत हो। तो प्रश्न को पढ़ने में क्या मदद मिली और ऑप्शंस को ढूंढने में क्या मदद मिली? सबसे पहले सर आपने बताया था भाई प्रश्न भाई अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए भाई। प्रश्न अगर आपने गलत पढ़ लिया तो उसका उत्तर गलत होना निश्चित है। ये मनोविज्ञान में, संस्कृत भाई मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा ये होता है कि हिंदी में ही होता है भाई, ग्रामर में, कि कौन सा उदाहरण नहीं है। यस नहीं है वाला है वाला आता है ना भाई, नहीं हमें दिखता नहीं भाई, परीक्षा के प्रेशर से दिखता नहीं है। नहीं दिखता है। वो जब वो इतने टेस्ट दिए थे तो पता चल गया भाई ये यार नहीं वाला प्रश्न हमें ध्यान से करते हैं तो भी गलत हो जाता है। यही गलत हो रहा है तो परीक्षा में गलत होना भाई प्रेशर से गलत हो जाएगा। एक दो टेस्ट दिए थे उससे पता चल गया भाई सर थोड़ी गूगली खेलते हैं भाई, नहीं वाला है वाला वो उदाहरण देते हैं। उसके बारे में थोड़ा सजग रहे। परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न आए थे काफी। आए थे भाई कौन सा है कौन सा नहीं है, किस तरीके का कौन सा विशेषण है, ऐसे प्रश्न आए थे। तो ऐसे टेस्ट दिए थे तो उस परिस्थिति से पहले ही गुजर गए भाई। परीक्षा 26 सितंबर को होगी तो उससे पहले ही हम गुजर गए भाई, ये परीक्षा की तरह ही माहौल है। बहुत अच्छा। तो वो मदद परीक्षा में मिल गई भाई। नहीं है वाले थोड़े ध्यान से देखने हैं, प्रश्न को पढ़ते वक्त थोड़ा ये ध्यान रखना है, ऑप्शन को भी चारों ऑप्शनों को पढ़ना है। मैं सर वो मनोविज्ञान वाले सर और आप बताते थे कि भाई ऑप्शन चारों पढ़ने चाहिए, प्रश्न आपको आता हो या नहीं आता हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। या चारों ऑप्शन, वरना तो गलती हो जाएगी। वरना गलती सर पहले ऑप्शन देखते टिक कर दिया, अगर आपको भाई चौथे ऑप्शन में उपयुक्त सभी दे रखा है तो वो आपका प्रश्न गलत हो गया। तो फिर 146 नहीं आ सकते। 120-30 में रह जाते। 20-30 वही नॉलेज, उसी नॉलेज को होते हुए 120 में सुलझ जाओ। वो नॉलेज का सदुपयोग नहीं हो पाता। अच्छा ये अपन बात कर रहे हैं, ये जो क्या इन बच्चों को, बहुत से बच्चों को हम कहते थे कि टेस्ट जरूर दो, टेस्ट जरूर दो, टेस्ट सीरीज में जरूर भाग लो। ये बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन टेस्ट सीरीज से घबराते हैं। बताओ टेस्ट से कितना फायदा होता है परीक्षा देने में? ये एक बहुत बारीक सवाल पूछ रहा हूं मैं। हाँ सर भाई मेरे साथ, मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूँ आपको सर। बिल्कुल। मतलब मेरे साथ जिस स्कूल में मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ वहां पर कई बच्चे इंटर्नशिप के लिए आते थे, बीएड वाली। मतलब वो बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार थे। उनके पूरा कोर्स 2-3 बार किया हुआ था। अच्छा। और जब रीट का रिजल्ट आया 26 सितंबर को तो उन्होंने कहा है कि मेरे 110 नंबर है, मेरे 115 नंबर है। तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे, भाई आपने तैयारी मेरे से ज्यादा की थी, आपके 110-15 नंबर है। के यार के सर भाई मेरे को कहते हैं दामोदर ऐसा हो गया कि तूने टेस्ट दिए थे, हमने टेस्ट नहीं दिए थे, हमारी ये कमी रह गई। क्या बात है, क्या बात। मैंने कहा ये कमी नहीं है, ये बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। यस। मैंने टेस्ट भाई तकरीबन मैं रीट के दौरान मैंने 40 से 50 टेस्ट दिए थे। क्या बात है, क्या बात है। 20-30 तो मैंने मेजर टेस्ट दिए थे, मतलब पूरे कोर्स के। यस। और छोटे मोटे टेस्ट तो सैकड़ों टेस्ट मैंने दिए थे रीट के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई से ज्यादा, मतलब पढ़ाई के बराबर मैंने टेस्ट दिए थे। यस। तो उन्होंने कहा यार हाँ तूने टेस्ट दिए हैं तो तेरे नंबर ज्यादा है, हमने टेस्ट नहीं दिया, ये हमारी कमी रह गई। हमने दामोदर हमने टेस्ट पर बहुत फोकस किया था, और फोकस सर आपने टेस्ट बहुत किया था, और हमारे टीचर को कहा था कि चुनौती दो बच्चों को। यहाँ मतलब उनको पिलपिला रसगुल्ला नहीं खिलाना हमको। हाँ सर भाई 80% दे दिए, मनोविज्ञान में 30 में से 30 आ गए तो वो कोई मतलब नहीं है। लोग बहुत कहते थे 30 में से 30 आ रहे हैं, मेरे 30 में से 30 तो वहां आने दो, यहाँ तो इसको 25 पटकाओ, ताकि यहाँ 25 आने दो, 22 आने दो, 23 आने दो, टप परसेंट आएंगे तो इतने ही आएंगे, बाकी वहां पर 30 आना चाहिए, वहां पर 30 आना चाहिए। यहाँ सर वो सरल परसेंट दे दिए, 30 आ गए तो वहां पर 20-22% लेके आ गए तो केवल निराशा हाथ लगेगी और कुछ नहीं।
तो वो चुनौती, उस चुनौती अच्छी, आपको चुनौती अच्छी लगी वो परिष्कार के टेस्टों की? तो चुनौती सर अच्छी लगी। मैं तो अगले टेस्ट का इंतजार करता था भाई, एक दिन बाद आएगा तो मैं इंतजार कैसे करूंगा भाई, 24 घंटे बाद टेस्ट आएगा। मैंने सोचा भाई आज अभी संस्कृत का हो गया, अभी हिंदी का हो जाना चाहिए, अभी मनोविज्ञान का हो जाना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। 24 घंटे इंतजार नहीं होता था सर अगले दिन का भाई, कब अगला दिन कब आएगा, टेस्ट तो अभी होना चाहिए। इसका मतलब कई रीट दे चुके थे आप रीट के एग्जाम के आने के पहले? इतने सारे टेस्ट अटेंड के लिए तो रीट का अनुभव तो पूरा हो गया पहले ही पेपर से। आप कई 26 सितंबर मना चुके थे पहले ही, परीक्षा के पहले ही। हाँ सर, वो 26 सितंबर पहले ही मना चुका था इससे पहले ही। अच्छा बताओ अब आगे का। आप बस मैं ये दो सवाल पूछूंगा। एक सवाल तो मेरा ये है कि यहाँ पर यूट्यूब पर बहुत जंगल फैला हुआ है, खूब जंगल फैला हुआ है। अभी तो सर खूब हो गया, कोरोना के दौरान तो मतलब लोगों ने खूब फायदा उठाया है, खूब फायदा उठाया है। मतलब आप हाँ सर। आप बताओ सिंसियरली क्या राय दोगे, क्योंकि जब तक क्वालिटी के साथ तुलनात्मक विधि से, विश्लेषणात्मक विधि से, पीपीटी के द्वारा अगर ऐसी क्वालिटी का कार्यक्रम से बच्चे नहीं जुड़ेंगे तो उनको क्या नुकसान होगा? केवल रटने के आधार पर अगर वो जुड़ेंगे तो क्या नुकसान होगा, और अगर विश्लेषणात्मक ढंग से पढ़ोगे तो क्या फायदा होगा? ये एक बारीक बात है जो बच्चों को, व्यूअर्स को जानना चाहिए। मतलब सर आप पढ़ोगे तो ऐसे सोचोगे भाई इस यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कर ली, वहां से पढ़ाई कर ली, तो आप भ्रमित होंगे केवल, और एकदम सही दिशा में मेहनत नहीं हो पाएगी। सही दिशा में, राइट। एक मतलब देख लिया भाई, परिष्कार कोचिंग वाले एकदम पीपीटी से पढ़ाते हैं, टाइम की भी उसमें थोड़ी बचत होगी। मतलब ऐसे नहीं भाई एक बात जो 1 घंटे में 15 मिनट में बतानी चाहिए उसके लिए 1 घंटा बर्बाद कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। आप वहां से पढ़ोगे तो टाइम की भी बचत होगी, और सोचने का जो तरीका है वो नजरिया चेंज होगा। क्या बात है, क्या बात कही, ये बात कही आपने। मतलब सर एक तो सोचते हैं भाई रट लिया यार, इतने मैंने पढ़ लिया यार, मेरे को याद हो गया, वो वहां तक पूरा भाई समाप्त नहीं होता है। भाई पढ़ाई समाप्त हो गई, मैंने पढ़ लिया यार, याद हो गया यार, परीक्षा में सीधा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर दूंगा, वहां पर खत्म नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विश्लेषणात्मक, यदि विश्लेषणात्मक सोच से पढ़ोगे तो भाई जो प्रश्न आपको नहीं आता है वो भी हल हो सकेगा सर परीक्षा में। क्या बात है, क्या बात है, ये है, देखो बहुत मूल्यवान बात है, राइट। हाँ तो मतलब रट लिया यार, वो रटा हुआ प्रश्न नहीं आया तो वो सारा कुछ साफ है। या बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहे आपने कितनी मेहनत की है वहां पर कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। और एनालिसिस अगर आपने देखा है तो कोई प्रश्न आपको 2-3 नहीं आ रहे हैं, वो भी एनालिटिकल सोच से वो सही हो सकेंगे प्रश्न। ये है, देखो मित्रों, मैं यूट्यूब वाले साथियों को ये कहना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप रट के जाओगे और खूब याद करके गए, अगर वहां मौके पर वो याद नहीं आया तो प्रश्न गलत हो जाएगा। और विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़ोगे तो जो प्रश्न आपने नहीं पढ़ा पहले, लेकिन वो भी विश्लेषणात्मक बौद्धिक क्षमता से आप उसको परीक्षा में हल करके आ जाओगे जो आपने पढ़ा नहीं था। ये दामोदर ये बात कह रहे हैं। अच्छा एक और मैं और थोड़ी सी छोटी सी बात है इसमें। देखो हमने कोशिश की थी कि बच्चों को तुलनात्मक ढंग से पढ़ाओ, क्योंकि देखो वहां 4 विकल्प आते हैं और 4 विकल्पों में तुलना करनी पड़ेगी, और तुलना करके, तुलना ही तो है वहां चारों में से, जो चारों अलग-अलग छांटने हैं तो तुलना ही है वो। तुलना ही है वो। तो हमने कोशिश की थी कि क्या वो पहचान पाए कि तुलनात्मक ढंग से अगर पढ़ाएंगे तो हम बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। मतलब कोई सर प्रश्न आपने दे दिया तो भाई सीधा नहीं है, एक आपने एक प्रश्न दे दिया और उसका एक सीधा उत्तर है, ऐसा आपने नहीं किया। मतलब कोई संधि के बारे में, कोई क्रिया के बारे में प्रश्न है तो उसमें 4 ऑप्शन ऐसे अलग अलग दिए हैं कि भाई वो सारों में अलग अलग बात आएगी। ये इसमें होगा और इसके जो विपरीत है वो इस ऑप्शन में होगा, वो उसमें नहीं होगा। मतलब दोनों में तुलना करके वो दोनों अंतर स्पष्ट हो गए और दोनों के जो परिभाषा थी वो भी आपको स्पष्ट हो गई। ये शिक्षा शास्त्र में यही जो मैडम वो शिखा पालीवाल मैडम पढ़ाती थी, वो भी मतलब दोनों में तुलना है, ये व्यापक चीज है, ये कुछ चीज है, मतलब दोनों में तुलना हुई तो दोनों चैप्टर एक साथ क्लियर हो गए तुलनात्मक रूप से। क्या बात है, मैं दामोदर धन्य हो गया, धन्य हो गया। पहले ये पढ़ना है उसके बाद ये पढ़ना है, तो वो भी टाइम खपत वाली बात है। दोनों में तुलना की तो दोनों में जो कंसेप्ट क्लियर होंगे सर, मूलभूत जो उदाहरण है वो क्लियर होगी, वो क्लियर होगा। दामोदर तुमसे बात करके इसलिए मजा आया कि हमने जो हमारे टीचर्स ने, परिष्कार के टीचर्स ने जो मेहनत की उसको कम से कम उस बच्चे ने अप्रिशिएट किया जो हमारा सेकंड टॉपर है, उस जो रीट का सेकंड टॉपर है, उस बच्चे ने उस चीज को पकड़ा, समझा, उसका फायदा उठाया और रैंक लेकर के आ गया। ये उसका दामोदर, ये बहुत बड़ी बात है।
अब मैं दूसरा जो प्रश्न पूछ रहा हूं, आखिरी प्रश्न है मेरा, अब आगे क्या करने का इरादा है? अब आगे तो सर वैसे तो मेरा सिविल सेवा में जाने का इरादा है, मतलब राजस्थान प्रशासनिक सेवा में। बिल्कुल ठीक। तो आरएस का वो तैयारी रीट की अभी तो कर रहा था, और उस अब रीट के जस्ट होने के बाद मैंने आरएस की तैयारी शुरू कर दी। शाबाश। भाई मैंने कहा पढ़ाई में थोड़ा भी अगर 15-20 दिन आप डिस्टर्ब हो गए तो उसके बाद थोड़ा ले से भटक जाते हैं। तो मैंने कंटिन्यूटी वहीं से कंटिन्यूटी रखी है भाई। 26 सितंबर को पेपर हो गया, वो रीट वाला काम हो गया, और उसके बाद अगली तैयारी शुरू कर दो। तो आदत खराब नहीं की, आदत को मेंटेन रखा, मेहनत करने की। आदत को मेंटेन रखा है, वहीं तक मेंटेन रखना चाहता हूँ सर आरएस का, जो जब तक पेपर क्लियर नहीं हो जाए तब तक। शाबाश। मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ओर से, हमारा जो भी आपका परिष्कार की ओर से कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई भी प्रोग्राम होगा आरएस का या दूसरा भी, वो आप सबको फ्री, आपको फ्री मिलेगा दामोदर। आपको कोई भी कार्यक्रम परिष्कार का आपके व्यक्तित्व से संबंधित जो भी कार्यक्रम होगा वो हम आपको फ्री अर्पित करते हैं, क्योंकि आप जैसे धन्यवाद। तो जो भी आरएस में आप देखना चाहेंगे, मेरा हिंदी का अलग से आरएस मेंस में आएगा, मैं हिंदी का है, इसके अलावा एक पेपर 200 नंबर का। या 200 नंबर नहीं, वो 200 नंबर ऐसा है तो 120 की हिंदी है सर। हाँ 120 की, और उसको जो ढंग से नहीं समझता वो भटक जाता है। वो मेरे से पहले ही बार है, वो पेपर, चौथा पेपर ढंग से नहीं करेगा तो वो सीधे ही बाहर हो गया ऑटोमेटिक आरएस से। यस ये तो अच्छा है। चौथा पेपर ढंग से कर लिया तो वो अंदर है। यस बहुत अच्छा, तो जानते हो। तो ये चौथे पेपर का भी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर का भी प्रोग्राम बना रहे हैं आरएस का, और बहुत ही गंभीरता के साथ बना रहे हैं हम लोग। जो है वैसे और लोगों के कार्यक्रम है, लेकिन हम भी बना रहे हैं, हमारा इसमें होगा। तो उस कार्यक्रम को आप फ्रीली आप एंजॉय कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा दामोदर, जब कभी भी कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो, एकेडमिक गाइडेंस की जरूरत हो, हमारा परिष्कार फैकल्टी पूरी आपके लिए साथ समर्पित है, और मैं व्यक्ति से आपके साथ समर्पित हूं, क्योंकि आपने सचमुच परीक्षा की जो पढ़ाने का तरीका है, टेस्ट लेने की जो एकेडमिक तरीका है, उसकी आत्मा को आपने जिया है, और आत्मा को जी करके आपने जो है सेकंड पोजीशन रीट में हासिल की है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और आपके माँ बाप के लिए भी बहुत गर्व की बात है। उस अपने आपके साथियों के प्रति भी जिसका आपका सहयोग हुआ, मेरे उनके प्रति भी बहुत गर्व की बात है इसको किया। लास्ट में अगर कुछ आप और कोई बात कहना चाहो व्यूअर्स के लिए तो आप कह सकते हैं। हमने तो आपको अपना लिया, राइट। सर व्यूअर्स के लिए एक ही बात है कि भाई आप मेहनत करो तो एकदम सही दिशा में मेहनत करो। यस भाई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। भाई मैं ये कर लूंगा, सारे काम एक साथ नहीं होंगे। राइट, बिल्कुल सही। भाई आप एक अपना टारगेट बनाओ और उस टारगेट के अकॉर्डिंग मेहनत करो। राइट। और मेहनत जिस मंच पर मिलनी चाहिए वो उचित मंच आप चुनो, और उसके बारे में मैंने विस्तृत बता दिया। भाई परिष्कार के अलावा दूसरा कोई मंच नहीं है। राइट। और उस मंच पर रहकर उस टारगेट के अकॉर्डिंग मेहनत करो, और तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और अपना बराबर मूल्यांकन करते रहो टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ओके, जब कभी जयपुर आओ दामोदर, जरूर मिलना, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं आपकी जैसी जो सही समझ है, सुलझी हुई समझ है, और जो एकेडमिक गहराई है, ये बिल्कुल आपको अच्छा भविष्य देगी। आप आरएस बनेंगे, मेरी ओर से शुभकामनाएं। और ये हमारा सोचते हैं कि हमारा पहला इंटरव्यू है, और अब इससे आगे की ऊंचाइयां प्राप्त करोगे तब मैं फिर से इसी प्रकार से बातचीत करूंगा। इंटरव्यू मतलब एक बार और करना है, थोड़ा फर्स्ट रैंक और आरएस में लाकर। शाबाश, यही है। हम दोबारा फिर आरएस की सफलता के साथ फिर इंटरव्यू करेंगे। अब की बार सर वो जयपुर में वो मंच पर लाइव करेंगे। इस बार तो टाइम नहीं मिला। कोई बात नहीं। आपने कहा था कि मेरे पास में छुट्टियां नहीं है, इस समय संकट है, ये लेकिन कोई बात नहीं, अभी है। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बातचीत अपनी हुई। मैं बहुत मंगल कामनाएं अर्पित करता हूँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए, और मैं आपके माँ बाप को भी, उनको भी नमन करता हूँ, जिन्होंने आपको इतने बहुत अच्छे संस्कारों के साथ और एकेडमिक समझ के साथ आपका पालन पोषण किया। आपके माँ बाप उन्होंने मार्गदर्शन बहुत अच्छी तरीके से किया है, और आपके स्कूल के साथियों को जिन्होंने बहुत अच्छा आपको प्रोत्साहित किया, आपके मित्रों को, उन सब ने किया, और आपको लाखों के बच्चों में सेकंड रैंक पर 150 में से 146 नंबर ले सकने की स्थितियां पैदा की। और मैं आपके माध्यम से मेरे परिष्कार के उन टीचर्स को भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने
अपने सभी उसी प्रकार का मैटर उपलब्ध करवाया और आपने उसका उपयोग किया और उसके माध्यम से आप 150 में से 146 नंबर ले सके। चलो मैं बहुत आपको विदा करता हूं बेटे जी, और आगे के इंटरव्यू के लिए मैं आपको अपनी मंगल कामनाएं अर्पित करता हूं। नमस्कार। नमस्कार। तो मिलते हैं हमारे अगले टॉपर से हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए परिष्कार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के साथ।